नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। WTO के सदस्य देशों ने विवाद निपटान तंत्र में सुधार पर पहली औपचारिक बैठक आयोजित की। इसरो ने इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा की घोषणा की। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट CNR 2024 जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। WTO के सदस्य देशों ने विवाद निपटान तंत्र में सुधार पर पहली औपचारिक बैठक आयोजित की। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों ने विवाद निपटान तंत्र में सुधार पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख यानी हेड्स ऑफ डेलीगेशन स्तर पर बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया कि निर्णय की अपील या समीक्षा से संबंधित मुद्दों का कैसे समाधान किया जाए। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले WTO के अपीलीय निकाय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अनुच्छेद 17 के तहत 1995 में स्थापित किया गया था। ये 7 सदस्यीय व्यक्तियों का एक स्थायी निकाय है। प्रत्येक अपील की सुनवाई निकाय के 3 सदस्यों द्वारा की जाती है। वर्तमान में अपीलीय निकाय अपीलों की समीक्षा करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य नहीं है। अंतिम पीठासीन सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था। ऐसे में सवाल ये आता है कि WTO विवाद निपटान तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। अगस्त 2017 से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने WTO के अपीलीय निकाय में रिक्त रहे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को शुरू नहीं होने दिया है। अमेरिका ने कहा है कि जब तक WTO के विवाद निपटान तंत्र से संबंधित उसकी प्रणालीगत चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वह इस अपीलीय निकाय में नियुक्ति नहीं होने देगा। अमेरिका का यह निर्णय WTO की बाध्यकारी व 2 चरणों वाली विवाद निपटान प्रक्रिया के मामले में संगठन के सदस्यों के कानूनी अधिकार को बाधित करता है। उल्लेखनीय है कि विवाद निपटान प्रक्रिया WTO कार्यतंत्र का मौलिक स्तंभ है। अब एक नजर WTO विवाद निपटान तंत्र पर भी डालते हैं। विवाद निपटान निकाय यानी DSB विवादों का निपटान करना DSB का उत्तरदायित्व है। इस निकाय में WTO के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। WTO जनरल काउंसिल को ही DSB के रूप में आहूत किया जाता है। यह मामले पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल्स नियुक्त करने वाला एकल प्राधिकारी है। ये पैनल के निष्कर्षों या अपील के परिणामों को स्वीकार व अस्वीकार भी कर सकता है। यह निर्णयों व सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसके अलावा यदि कोई देश निर्णय का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकता है। और अपीलीय निकाय विवाद से संबंधित कोई भी पक्ष किसी पैनल के निर्णय के खिलाफ अपीलीय निकाय में अपील कर सकता है। विवाद निपटान निकाय 30 दिनों के भीतर अपील से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट को सर्वसम्मति से ही अस्वीकार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। इसरो ने इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा की घोषणा की। तृष्णा से आशय है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। यह मिशन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच सहयोग पर आधारित पहल है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय से लेकर वैश्विक स्तर पर भू सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले तृष्णा मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य स्थलीय जल संकट और जल उपयोग की मात्रा का पता लगाने के लिए महाद्वीपीय जीव मंडल के ऊर्जा व जल बजट की विस्तृत निगरानी करना और जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का हाई रेजोल्यूशन आधारित पर्यवेक्षण करना है। यह मिशन अर्बन हीट आइलैंड्स के व्यापक आकलन तथा ज्वालामुखी गतिविधियों और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगतियों का पता लगाने में भी मदद करेगा। इसके 2 प्राथमिक पेलोड्स हैं। पहला है थर्मल इंफ्रारेड पेलोड। इसे CNES प्रदान करेगा
इसमें 4 चैनल वाले लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर्स लगे होंगे। दूसरा है विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड यानी VNIR SWIR पेलोड। इसका निर्माण इसरो करेगा। यह 7 स्पेक्ट्रल बैंड से युक्त होगा। इसे पृथ्वी से परावर्तन की विस्तृत मैपिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस मिशन को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन 5 साल तक सेवा प्रदान करेगा। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इसमें उपग्रह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करते हुए सूर्य समकालिक अवस्था में होते हैं। इसका अर्थ है कि उपग्रह हर दिन एक नियत समय पर एक निश्चित जगह से गुजरेगा। चलिए इस मिशन के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। यह सूखा, परमाफ्रॉस्ट में परिवर्तन और वाष्पोत्सर्जन दर जैसी जलवायु निगरानी में मदद करेगा। यह विस्तृत अर्बन हीट आइलैंड्स मानचित्र और हीट अलर्ट से युक्त होकर शहरी नियोजन में मदद करेगा आदि। अंत में भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है भारत फ्रांस सहयोग। इसमें सामरिक अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन, रक्षा अंतरिक्ष सहयोग पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर, अंतरिक्ष क्षेत्र पर सूचना का आदान प्रदान तथा रक्षा अंतरिक्ष औद्योगिक सहयोग आदि शामिल हैं। दूसरा है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग। इसमें द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट 2022, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन आदि शामिल हैं। अन्य देशों के साथ सहयोग की बात करें तो इसमें भारत और जापान के बीच लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी लूपेक्स मिशन, भारत के 6 पड़ोसियों के बीच संचार को बढ़ावा देने और आपदा कार्रवाई में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह यानी SAS का प्रक्षेपण आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया। बिहार के जमुई जिले में अवस्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई है। दोनों पक्षी अभयारण्य मानव निर्मित जलाशय है। ये दोनों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हालांकि नागी अभयारण्य गंगा के मैदान में स्थित है, परंतु इसका भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। इन्हें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी IPA के रूप में मान्यता दी है। पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शरण स्थली की बात करें तो इन अभयारण्यों में प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी देखे जाते हैं। प्रवासी पक्षी जैसे कि बार हेडेड गूस, ग्रेलैग गूस, नॉर्दर्न पिनटेल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, स्टेपी ईगल आदि, और स्थानीय पक्षी जैसे कि इंडियन रॉबिन, एशी क्राउंड स्पैरोलार्क, एशियन कोयल, एशियन पाइट स्टारलिंग, बैंक मैना आदि। चलिए अब रामसर कन्वेंशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। ये 1975 में लागू हुआ था। भारत 1982 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना था। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची या रामसर सूची में ऐसी आर्द्र भूमियां शामिल हैं जो समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखती हैं। खबर के आखिर में रामसर सूची के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना जरूरी है। इन मानदंडों में वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करना भी शामिल है। इस कन्वेंशन के साथ अनुबंध करने वाले पक्षकारों से आशा की जाती है कि वे अपनी रामसर साइट्स का इस तरह प्रबंधन करेंगे कि वे अपना पारिस्थितिक गुण बनाए रख सके। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में ऐसी रामसर साइट्स शामिल हैं जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इनके पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की आशंका है। भारत की लोकटक झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर बच्चों में गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी यानी CFP की स्थिति के बारे में बताया गया है।
चाइल्ड फूड पॉवर्टी का आशय 5 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए पौष्टिक व विविध आहार की अनुपलब्धता और पोषण रहित आहार के सेवन की स्थिति से है। जो बच्चे 8 निर्धारित खाद्य समूहों में से अधिकतम 2 का उपभोग कर पाते हैं, उन्हें गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी की स्थिति में माना जाता है। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है व्यापकता। वैश्विक स्तर पर लगभग 27% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो वहीं भारत में 40% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस मामले में भारत अफगानिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में दूसरे स्थान पर है। दूसरा है खराब आहार। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ की जगह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ बच्चों के आहार में शामिल हो रहे हैं। आय और चाइल्ड फूड पॉवर्टी की बात करें तो गंभीर चाइल्ड फूड पॉवर्टी की स्थिति से गरीब तथा अमीर दोनों तरह के परिवारों के बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए चाइल्ड फूड पॉवर्टी के लिए आय की स्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है। उत्तरदायी कारणों की बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार कारणों में बढ़ती असमानता, संघर्ष और जलवायु संकट, बढ़ती खाद्य कीमतें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों की अधिकता, खाद्य विपणन से जुड़ी हानिकारक रणनीतियां तथा परिवार में बच्चों के लिए बेहतर आहार से जुड़ी जानकारी का अभाव शामिल है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जानते हैं। चाइल्ड फूड पॉवर्टी की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा जुटाने वाली प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। छोटे बच्चों को खिलाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सुलभ, किफायती और स्वादिष्ट बनाने वाली खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए बेहतर आहार के बारे में परामर्श सहित पोषण संबंधी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों का लाभ उठाया जाना चाहिए। चलिए अब भारत द्वारा की गई पहले जान लेते हैं। पहली है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहल। ये मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के लिए आहार मानदंडों आदि पर केंद्रित है। पीएम पोषण योजना में मिलेट्स या श्री अन्न को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। आइए अब ये जानते हैं कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मापन कैसे किया जाता है। स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक आहार विविधता को पूरा करने हेतु बच्चों को 8 आहार समूहों में से कम 5 समूहों से खाद्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चों को 0 से 2 खाद्य समूहों में से प्रतिदिन आहार दिया जाता है तो उनके लिए गंभीर CFP स्थिति मानी जाएगी, और अगर 3 से 4 खाद्य समूह में से प्रतिदिन आहार दिया जाता है तो उनके लिए सामान्य CFP स्थिति मानी जाएगी, और अगर 5 या उससे अधिक खाद्य समूह में से प्रतिदिन आहार दिया जाता है तो उन्हें CFP स्थिति में नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक में IPEF सदस्यों ने कुछ विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने और हिंद प्रशांत में आर्थिक संलग्नता को मजबूत करने की दृष्टि से अपनी तरह के पहले समझौते हैं। खबर की शुरुआत में सबसे पहले IPEF के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे साल 2022 में टोक्यो में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है। इसके 4 स्तंभ हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था यानी क्लीन इकोनॉमी और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यानी फेयर इकोनॉमी। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से बाहर है और सिर्फ व्यापार स्तंभ में भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और मंत्री स्तरीय बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। पहला है IPEF क्लीन इकोनॉमी अग्रीमेंट। यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता एवं अनुकूलन, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कमी आदि की दिशा में IPEF भागीदारों के प्रयासों में तेजी लाएगा। दूसरा है IPEF फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट। ये समझौता सदस्य देशों में अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी परिवेश का निर्माण करेगा। तीसरा है कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम CWP। इस बैठक में 3 नए CWPs की घोषणा की गई है। पहला एमिशंस इंटेंसिटी अकाउंटिंग, दूसरा ई-वेस्ट, अर्बन माइनिंग और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। IPEF कैटालिटिक कैपिटल फंड की औपचारिक शुरुआत की बात करें तो इसके जरिए क्लीन इकोनॉमी से संबंधित अलग अलग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार का समर्थन किया जाएगा।
बताए गए सभी समझौते कम से कम 5 IPEF भागीदारों द्वारा अभिपुष्टि, स्वीकृति या अनुमोदन के लिए अपनी घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लागू होंगे। भारत ने औपचारिक रूप से इन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं, जो संभवतः नई सरकार के गठन के बाद पूरी हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 से संबंधित है। यह रिपोर्ट महासागर से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों पर विश्लेषण प्रदान करती है। साथ ही यह महासागर की वर्तमान और भविष्य की स्थिति का भी वर्णन करती है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है महासागरों का तापन। महासागरीय जल अब 20 साल पहले की तुलना में दोगुनी दर से गर्म हो रहा है। महासागरीय तापमान में औसतन 1.45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर वार्मिंग हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं, जहां तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा है समुद्री जल स्तर में वृद्धि होना। इसके लिए मुख्य तौर पर ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना और कुछ हद तक महासागरीय जल का गर्म होना जिम्मेदार है। तीसरा है महासागरीय जल का अम्लीकरण। महासागरीय जल प्रतिवर्ष मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित करता है। यह प्रक्रिया समुद्री जल के pH मान को कम करती है। pH मान कम होने का अर्थ है अम्लीकरण का बढ़ना। इस सदी के अंत तक महासागरीय अम्लीकरण 100% से अधिक बढ़ जाएगा। महासागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी की बात करें तो इसके चलते हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाइपोक्सिया की स्थिति में जल में ऑक्सीजन की सांद्रता इतनी कम हो जाती है कि यह जीवों के लिए हानिकारक साबित होती है और बहुत कम जीव ऐसी स्थिति में जीवित रह पाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि महासागरीय तापमान में वृद्धि के चलते ही महासागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगला है तटीय ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ना। मैंग्रोव, समुद्री घास एवं ज्वारीय दलदल पारिस्थितिकी तंत्र गर्म और अधिक अम्लीय महासागर की स्थिति में जीवों को बचने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही कार्बन के महत्वपूर्ण भंडार भी हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा सुरक्षित ही रहें, क्योंकि 1970 से अब तक ये अपना 20 से 35% हिस्सा खो चुके हैं। अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव को कम करने में मदद करने के लिए समुद्री स्थानिक योजना बनाई जानी चाहिए। समुद्री नितल यानी सी फ्लोर के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए अधिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक समुद्री नितल के 75% हिस्से की मैपिंग नहीं की जा सकी है। द ओशन वी वांट फॉर द फ्यूचर वी वांट के संकल्प की ओर बढ़ने की समुद्री नीति व योजना बनाने में देशज लोगों को बेहतर ढंग से शामिल किया जाना चाहिए। वैश्विक महासागरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इस पहल के तहत लोग सार्वभौमिक रूप से महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना कर सकेंगे और उसका उत्सव मना सकेंगे। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है स्लोवेनिया। इसकी राजधानी है ल्यूब्लियाना। आपको बता दें, स्लोवेनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में ऑस्ट्रिया, सुदूर उत्तर पूर्व में हंगरी, पूर्व, दक्षिण पूर्व व दक्षिण में क्रोएशिया तथा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में इटली से लगती हैं। वेनिस की खाड़ी के साथ इसकी एक महत्वपूर्ण तट रेखा लगती है। वेनिस की खाड़ी एड्रियाटिक सागर का उत्तरी भाग है। चलिए इसकी भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। तटीय क्षेत्र के अलावा इसके भूभाग पर बड़े पैमाने पर कास्टिक पठार, कटक, विशाल खड़ी, अल्पाइन चोटियां आदि स्थित हैं। स्लोवेनिया के 2/5 भाग पर अल्पाइन क्षेत्र मौजूद है। इसकी प्रमुख नदियां सावा, द्राविंजा आदि हैं। इसकी उच्चतम बिंदु माउंट ट्राइग्लाव है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुख्य सूचना आयुक्त को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संसद सदस्यों द्वारा निधियों के उपयोग पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी से प्राप्त अनुभव से सीखते हुए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की शुरुआत की है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की प्रथम बैठक में इसके गठन की घोषणा की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि अंतरित करेगा। इससे व्यापार सुविधा बढ़ेगी और कागज रहित लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कपास निगम CCI कोयम्बटूर, तमिलनाडु में डिपो खोलने पर विचार कर रहा है। CCI को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम PSU के रूप में स्थापित किया गया था। यह वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। शोधकर्ता और कलाकार एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन AOA प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में पेंट विद लाइट पहल में सम्मिलित हुए। ये प्रोजेक्ट कलाकार रॉबिन प्राइस और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के एक पर्यावरण वैज्ञानिक ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर का दस्तावेजीकरण करने का कार्य शामिल है। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन द्वारा किए गए अध्ययनों ने मिलग्रोमियन डायनामिक्स थ्योरी को चुनौती दी है। कैसिनी मिशन नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त पहल है। यह मिशन शनि ग्रह, उसके वलयों यानी रिंग्स और उसके चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली का अध्ययन कर रहा है। हाल ही में ओमान की रॉयल नेवी के प्रतिनिधिमंडल ने IFC-IOR गुरुग्राम हरियाणा का दौरा किया। इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना करती है। इसे 2018 में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र IMAC के तहत स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। प्रत्येक वर्ष UNGA गुप्त मतदान के जरिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। UNSC में कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।